Hello, am I audible? हेलो। हाँ, अब लीड नहीं लगा रखी। अब मैंने दूसरे उस पे गया हूँ। दूसरा मैंने ऑन किया है, उसके अंदर देखो। ओके। हाय अर्पण, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो दैट आई एम ऑडिबल नाउ। थैंक यू अर्पण। सो लॉकडाउन का ज़माना है, तो इस बार सोचा मीटिंग जो है घर से ही की जाए। हमने पहले कोशिश की थी जूम पे मीटिंग करने पे की, पर जूम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। आवाज़ में बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं। तो जैसा कि वीकली मीटिंग में होता है, हम सीधा सवालों पे चलते हैं। जिसके जो सवाल हैं आप यहाँ पे टाइप कीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और उसके हिसाब से जवाब देने का प्रयास करूंगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जैसी कि हमारी वीकली मीटिंग्स में होती हैं। पर जो भी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थैंक यू वेरी मच सबका। सबने जिन जो भी हेलो, वेलकम, नमस्कार बोल रहे हैं, सबको मेरी तरफ से हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहला सवाल नीरज का है, डीवी में मेंटेनेंस से बचने का तरीका बताएं। तो नीरज जी, ऐसा कोई एक तरीका संभव नहीं है जो बताया जा सके और जो कोई रामबाण हो कि हाँ जी ये कर लीजिए या ऐसा कर लीजिए और डीवी में इस मेंटेनेंस नहीं लगेगी। अलग अलग वजहों से मेंटेनेंस डिनाई हो सकती है। कुछ औरत की कमियों की वजह से मेंटेनेंस डिनाई हो सकती है। कुछ अलग अलग ग्राउंड्स हैं। अगर औरत कमाती है या उसके पास सुटेबल प्रॉपर्टी है, साधन है, जिससे कि उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, या गुजारे खुद सक्षम है, इन कुछ ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस डिनाई हो सकती है। पर कोई रामबाण तरीका नहीं है। अपने केस के बारे में अगर थोड़ा और बताएंगे, थोड़ा और लिखेंगे तफसील से, तो हो सकता है मैं आपकी और थोड़ी ज्यादा मदद कर सकूं। सुनील नरवारिया का सवाल है कि इनकी बीवी पीएचडी है। मैं पढ़ देता हूँ। सुनील का सवाल है, सर माय वाइफ इज पीएचडी बट स्टिल फैमिली कोर्ट में 8 के मेंटेनेंस लगा दिया है, saying that she is not working, but court accepted that she is educated. Also, she has not mentioned my any document of my salary. मुझे नहीं पता सुनील जी, ये कहाँ का केस है, इसके बारे में थोड़ा लिखिए, तब तक मैं आगे अगले सवाल लेता हूँ। नीरज जी ने अपने ही सवाल जो हमने पहले किया था, कि नीरज जी ने कहा था कि उनकी डीवी में मेंटेनेंस से बचने का तरीका बताएं। अगर और उनकी बीवी की तनख्वाह 30,000 रुपये उन्होंने बताई है। नीरज जी का कहना है कि उनकी बीवी की तनख्वाह लगभग 30,000 रुपये है। तो मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है उसके अपने अपकीप के लिए। अनलेस आपकी और उसकी तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क ना हो, आपकी तनख्वाह लाखों में ना हो, तब तक उस लड़की को और मेंटेनेंस डीवी कोर्ट नहीं देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और ऐसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना। अ, कीर्ति पटेल का सवाल है, सर आई हैव 5 year old ट्विंस, हाउ कैन आई गेट कस्टडी। कीर्ति जी, कब से आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा और थोड़ी अधिक जानकारी देनी पड़ेगी, तो ही मैं इसके बारे में आपको कुछ बता पाऊंगा। नीरज जी ने अपने पिछले सवाल के अंदर ही एडिशन किया है कि मेरी इनकम जो है 47,000 रुपये है। तो नीरज जी की इनकम 47,000 रुपये है, उनकी बीवी की इनकम 30,000 रुपये है। और बहुत ही आश्चर्यजनक होगा अगर उनकी बीवी को ऐसे स्थिति में कोई मेंटेनेंस ग्रांट की जाए, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी बीवी को ऐसी स्थिति में कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं की जाएगी। तो नीरज जी, आप निश्चिंत रहें, अपने केस में डीवी का जवाब दें पूरे शिद्दत के साथ, कंप्लीट फैक्ट्स के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी मेंटेनेंस उसके अंदर आप। प्रदीप गोयल जी का जवाब है कि माई डीवी इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 6 years बट द केस इज नॉट गोइंग फॉर क्रॉस, हाउ शुड आई आस्क माई एडवोकेट फॉर सेम और टेल जज फॉर क्रॉस।
प्रदीप जी 8-6 साल से केस चल रहा है और अभी तक क्रॉस पे नहीं आया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें गलती आपके एंड पे है या लड़की की तरफ से है, या एक वजह शायद ये हो सकती है कि इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हो रखी हो और आपकी मेंटेनेंस पूरी ना गई हो, इस वजह से ये अभी तक क्रॉस एग्जामिनेशन पे नहीं आया है। अगर लड़की अपीयर नहीं हो रही है क्रॉस के लिए तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए जिसमें आपको ये कहना चाहिए कि इस पिटीशन को डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया जाना चाहिए। अर्पण सक्सेना जी का सवाल है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जिसमें कि उनकी शादी सिर्फ 30 दिन की थी, वाइफ ने 50 लाख रुपए कंपनसेशन और मॉनिटरी रिलीफ 83 लाख 83 लाख का सेक्शन 20 के अंदर डिमांड किया है और कैसे लड़ना चाहिए। अर्पण जी, वाइफ तो शायद चांद भी मांग ले पर उसे चांद मिलने वाला नहीं है। और इसमें आपने आगे लिखा है कि उसने कोई मंथली मेंटेनेंस डिमांड नहीं की है। अर्पण जी, आपकी बीवी तो शायद चांद भी मांग ले तो भी और अगर उसकी इनकम आपसे ज्यादा है तो इंटरिम मेंटेनेंस तो उसे कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर यही तथ्य है कि उसकी इनकम से कोई फिजिकल हानि हुई है या नहीं हुई है, या वो अपना केस प्रूव कर सकती है या नहीं कर सकती है, बहुत लंबी फाइट होने वाली है अगर आप कंप्लीट फाइट करेंगे। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़की को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अगर उसकी इनकम अब आपसे ज्यादा है। आपको इसमें जवाब देना चाहिए, जवाब दावा दाखिल करना चाहिए। और कोई केस चल रहा है इसके अलावा? अतुल श्रीवास्तव जी अभी अभी आए हैं, उन्होंने पूछा है कि उनके केस की क्रोनोलॉजी उन्होंने लिखी है कि 125 का केस जुलाई 2018 में फाइल हुआ था, एक्स पार्टी ऑर्डर 28,000 रुपए का अक्टूबर 2019 में आया और अक्टूबर 2019 में एग्जीक्यूशन फाइल की, 3,92,000 रुपए का एरियर है। और उन्होंने जनवरी 2020 में सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाई है और एग्जीक्यूशन पे स्टे मांगा है। लास्ट डेट पे जज ने पार्शियल अमाउंट एरियर के अगेंस्ट पे करने को कहा था, जो वो एग्री कर गए थे। अब उनकी अगली डेट 17 अप्रैल 2020 है। और वो पेंडेमिक की वजह से अब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें क्या करना चाहिए? अतुल जी, आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी चाहिए जिसमें आपको समय की मांग करनी चाहिए। जो भी अमाउंट आपने एग्री किया था, मुझे नहीं पता क्या एग्री किया था, और आपने 17 अप्रैल 2020 तक देने का निश्चित किया था कोर्ट के साथ। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि पेंडेमिक की वजह से पिछले महीने, 1.5 महीने से, 1.25 महीने से आप काम नहीं कर पा रहे और समय को, जितना भी लॉकडाउन का समय है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन लगाएंगे अपने तथ्यों के हिसाब से तो कोर्ट इस समय एक्सटेंड कर देगा मेंटेनेंस, आपके मेंटेनेंस देने की तिथि वो। मैं फिर पीछे जा रहा हूँ। ध्रुव जाजू जी का सवाल आया है, ग्राउंड्स ऑफ क्वैशिंग ऑफ चार्जशीट। ध्रुव जी, क्वैशिंग के ऊपर मेरा एक आर्टिकल है, आप उसे जरूर पढ़िए। क्वैशिंग ऑफ 498A एंड क्वैशिंग अंडर 482, उसके अंदर सारे ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। क्वैशिंग लीगल ग्राउंड्स पे ही होती है। और अभी तक भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा चल रहा था, बट अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगी, आप जाइए वहां पे shonikapoor.com। और अगर उसके बाद कोई सवाल है तो अगली मीटिंग में पूछिएगा, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। राकेश शर्मा जी का सवाल है, वेदर टू गो फॉर एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। राकेश जी, ये पता नहीं है कि आप ये किस उसमें पूछ रहे हैं कि कौन से केस के अंदर आपको एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल लेनी चाहिए। थोड़ा अपने सवाल को क्लियर कीजिए ताकि जो है मैं इसका आंसर कर सकूं। कुमार शाह का सवाल है, आई हैव फॉल्स डीवी अंडर 498A नॉट फॉर डॉबरी।
Charge sheet is submitted to the court. How to get rid of it at the earliest, as I have proof to prove my innocent. कुमार साहब, आपका जो 498 उसमें दहेज का कोई वर्णन नहीं है, उसने ऐसा आप कह रहे हैं। तो 498 बनने के ग्राउंड्स क्या हैं? क्या उसकी लाइफ और लिम्ब को कोई खतरा उसने बताया है? चार्जशीट पढ़ने के बाद ही तय हो सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए। हो सकता है मैं आपको कहूं कि इसमें आप डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। बाकी रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स तो तब काम आएंगे जब या तो लड़के का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या आप जब डिफेंस एविडेंस देंगे। कौशलिंदर शर्मा जी का सवाल है, उन्होंने कहा GWA के केस में वाइफ अपीयर नहीं हो रही है, 3 डेट हो गई हैं, विजिटेशन राइट नहीं मिल रहे हैं। कौशलिंदर जी, GWA के केस में वाइफ अपीयर नहीं हो रही है। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या वाइफ को सम्मन सर्व हो गए हैं, नोटिस हो गया, नोटिस सर्व हो चुका है? अगर नोटिस सर्व हो चुका है और वो फिर भी अपील नहीं हो रही है तो आप एक्स पार्टी के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर नोटिस ही सर्व नहीं हुआ है तो अल्टरनेट सर्विस मांगिए उसके नोटिस की, चाहे वो दस्ती हो यानी इन पर्सन हो या कि व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू हो। इस तरह से अल्टरनेट सर्विस मांगिए, तभी जो है आपके केस में आगे कोई प्रोग्रेस हो सकती है। सुनीत अग्निहोत्री का सवाल है, इन केस ऑफ FIR अगेंस्ट हस्बैंड अंडर DV अरेस्टिंग इज मस्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर DV देयर इज जनरली नो FIR. FIR only happens in the cases of 498A, and if it is plain vanilla 498A 406 case, arresting is not must. It is almost rare now. However, if there are charges of 377 that is unnatural sex or charges of 354 that is molestation against any family members, then of course there is a chance of arrest. Otherwise, right now chances of arrest are minimal. सुनील नरवारिया जी का सवाल के उन्होंने कुछ एडिशन किया है। पहले वाला सवाल मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या पूछा है। हाँ, सुनील नरवारिया जी का सवाल पहले था कि उनकी बीवी PhD है, फैमिली कोर्ट ने 8,000 रुपये मेंटेनेंस लगा दी है, यह कह के कि वो कमा नहीं रही है। कोर्ट ने ये माना था कि वो एजुकेटेड है, और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि इंदौर फैमिली कोर्ट में उनका ये केस चल रहा है, और जहाँ पे लड़की ने सिर्फ लिंक्डइन की कॉपी दी है, जिससे ये साबित होता है कि सुनील नरवारिया जी एजुकेटेड है और एक कंपनी में मैनेजर है, जो कि सच नहीं है। सुनील जी, अगर तो यह डॉक्यूमेंट झूठा है और उसने बनाया है तो इसके लिए आपको एक 340 की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। साथ ही साइबर क्राइम का केस भी बनता है, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन कंसर्न थाने में देनी चाहिए इमीडिएटली। बिल्कुल, इसके अंदर एक छोटी सी चीज अगर आर्ग्यूमेंट के समय हो सकती थी तो ये हो सकती थी कि क्योंकि वो PhD है तो नेचुरली अब वो नेट या किसी और तरह की तैयारी उसने की होगी, लिमिटेड समय की मेंटेनेंस मिल सकती थी। पर अब लड़की का एजुकेटेड मात्र होना ग्राउंड नहीं है कि उसे मेंटेनेंस डिनाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही अपनी एक रूलिंग में ये हेल्ड कर दिया था कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। उससे पहले बहुत लड़कियों की मेंटेनेंस हाईली एजुकेटेड होने के ग्राउंड पे डिसमिस हुई हैं। आपकी इनकम जरूर ही उसने अगर लिंक्डइन से ऐसी कॉपी निकाल के दी है तो आपकी इनकम ज्यादा ही बताई होगी। तो 8,000 रुपये मेंटेनेंस है। इसके अंदर आप हायर कोर्ट में जाकर सिर्फ यही कह सकते हैं कि लड़की को बोला जाए कि वो काम करे और इस मेंटेनेंस को एक लिमिटेड टाइम स्पैन की मेंटेनेंस बनाया जाए, जैसे कि साल या 2 साल तक ही उसे मेंटेनेंस दी जाए। अतुल श्रीवास्तव जी ने एक और सवाल किया है कि 17 तारीख की डेट, 17 अप्रैल की डेट, वो तो खैर जा ही चुकी है, वो नहीं दे पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन वो कब लगाएं? ये एप्लीकेशन आपको जब भी लॉकडाउन की स्थितियां खत्म होंगी पूरे देश में, तब भी आपको पता चलेगा कि आपकी अगली तारीख क्या है, और ये एप्लीकेशन आपको उसी तारीख पे ही लगानी पड़ेगी।
एक हमारे व्यूअर हैं, उनका स्क्रीन नेम है नथिंग एल्स। वाइफ ने एक्स पार्टी सेक्शन 13 किया है, क्या उसको रोकना ठीक है? और बाकी केसेस भी किए हैं सारे। दोस्त, वाइफ कभी भी एक्स पार्टी केस नहीं कर सकती है। कोई भी इंसान एक्स पार्टी केस नहीं कर सकता है। केस एक्स पार्टी प्रोसीड होता है जब कि उस केस के नोटिस के बाद आप न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, आप कोर्ट नहीं जाते हैं, तब केस एक्स पार्टी प्रोसीड होता है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी केस, चाहे वो सेक्शन 13 हो, चाहे वो डीवी हो, चाहे वो 125 हो, उसे एक्स पार्टी नहीं चलने देना चाहिए। बहुत पहले शायद ये प्रथा रही थी, बहुत पहले, और बहुत छोटी जगहों पे ऐसा होता था कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता था, उसको चैलेंज करके रिस्टोर करा लिया जाता था। फैमिली कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट, एक्स पार्टी डिसीजन को हाई कोर्ट आसानी से सेटिसाइड नहीं करता है, और अगर करता भी है तो हैवी कॉस्ट लगाता है। तो दोस्त, अगर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस और भी हैं, तो आपको सेक्शन 13 का केस भी लड़ना चाहिए, वरना यह स्थिति पैदा हो सकती है कि वह तलाक लेके छूट जाए और आप जो है केसेस में फंसे रहे। मयंक बर्मी जी का एक सुजेशन है, उन्होंने कहा है कि आप अपने सवाल के साथ शहर का नाम भी बताएं, और बिल्कुल अच्छा सुजेशन है, क्योंकि बहुत से प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस जो हैं वो शहरों पे डिपेंडेंट होते हैं। यूपी के प्रोसीजर्स अलग होंगे और दिल्ली के प्रोसीजर्स अलग होंगे, हरियाणा पंजाब के प्रोसीजर्स अलग होंगे। तो कम से कम इन स्टेट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास लोग आते रहते हैं, इन प्रोसीजर से हम थोड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अगर आप लिखेंगे तो हमें सवालों का जवाब देने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं काफ़ी आगे चला गया था। अतुल श्रीवास्तव जी का सवाल है कि व्हाट आर द चांसेस एंड ग्राउंड्स टू गेट सेट असाइड इन एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ 125 125, जो उनका पहले का सवाल चल रहा था उसी के अंदर। तो अतुल जी, ग्राउंड्स आपने, एकमात्र ग्राउंड एक्स पार्टी का हटाने का यही होता है कि मुझे सूचना नहीं मिली थी और मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप ये कहते हैं हाँ जी मैं तो जान करके ही नहीं आ रहा था, सेट असाइड नहीं होता है। कुमार शाह साहब का सवाल है कि मेरी बीवी के पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। ये उसी उनके पहले वाले सवाल से ही लिंक्ड है कि जिसमें 498 में डॉवरी की डिमांड नहीं है, और फिर भी पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई किसी तरह की चोट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये डिस्चार्ज का बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। आपको डिस्चार्ज के लिए जाना चाहिए, पर फिर भी फाइनल डिसीजन आप किसी अच्छे इंसान को, जिसको इन केसेस की पूरी जानकारी हो, से अपनी पूरी चार्जशीट एक बार पढ़वा लीजिए, तभी इसके बारे में आगे प्रोसीड कीजिए। और डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो ये केसेस आगे नहीं चलेंगे और बहुत जल्दी आप इन केसेस से छूट जाएंगे। कीर्ति पटेल जी का सवाल है, जो उनके ट्विंस ब्रदर के बारे में था, ट्विंस बच्चों के बारे में था, कि वो 1.5 साल से बीवी के पास हैं। उन्होंने 13 और 26 यानी सेक्शन 13 जिसमें डाइवोर्स, और 26 का यानी उसी के अंदर इंटरिम कस्टडी का मुकदमा किया हुआ है। तो कीर्ति जी, आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो ठीक है। हालांकि अगर आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए थी तो आपको गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में अलग से मुकदमा दायर करना चाहिए था, और यह दिखाना चाहिए था कि आप कैसे सक्षम हैं, ज्यादा सक्षम है बच्चों की देखभाल करने के लिए, आपकी बीवी क्यों काबिल नहीं है एक फिट गार्जियन बनने के लिए। विशाल पॉल साहब का जवाब है, उन्होंने भी नहीं लिखी है, शहर नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब मेरे तलाक फाइल करने के बाद मेरी बीवी ने 498 354 बी मेरे ब्रदर और मदर पे किया था, जिसकी वजह से मेरे ब्रदर और मदर जेसी में गए थे, यानी जुडिशियल कस्टडी जेल में रहे थे। चार्जशीट इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो इस सवाल को जब इनकी डिटेल्स पूरी आ जाएंगी तब लेंगे। लखवीर चंद शर्मा जी का सवाल है, उनका सवाल ये है कि सर मेरी वाइफ ने 498 में ओरिजिनल कंप्लेंट दी थी, वो सीआरपीसी 161 के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है, इसका क्रॉस में कैसे बेनिफिट लूं? लखवीर जी, इसका बेनिफिट आपको क्रॉस में डेफिनेटली मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट्स
से लड़की को कन्फ्रंट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलग हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो स्टेटमेंट उसने 161 में दी है वो एफआईआर में क्यों नहीं लिखवाई, और एफआईआर में जो स्टेटमेंट दी थी उसका जिक्र अगर 161 में नहीं है तो ये साबित करता है कि वो पहले वाली जो कंप्लेंट थी वो मोटिवेटेड थी। राजेश मोहन जी का सवाल है कि मैं अपनी चार्जशीट और उसके एनेक्सर्स के से पढ़ रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि पंचनामा एफआईआर से 6 महीने पहले ही बन गया है। क्या यह डिस्चार्ज के समय सीआरपीसी 239 में यूज हो सकती है? क्या यह यूज हो सकती है? बिल्कुल यूज होती है, पर जनरली ये जो है एक जेन्युइन एरर होगी, क्लरिकल एरर होगी, और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको। गुरुजी दादा भाई धन्यवाद सर हौसला अफजाई के लिए। विशाल पॉल साहब का हम पहले सवाल पढ़ रहे थे, जिसमें उनके ब्रदर और मदर को जेसी में रहना पड़ा, उन्होंने कुछ और डिटेल्स लिखी हैं। उन्होंने ये लिखा है कि इस मुकदमे की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि ये मुकदमा जो है अखबारों में प्रकाशित हुआ था, और अब बीवी ने HMA 24 में 25,000 रुपये मेंटेनेंस मांगी है। तो विशाल साहब, अगर आपकी नौकरी इसी वजह से गई है और आपको कंपनी ने निकाला है, तो वो चिट्ठियां या कंपनी से हुए उस कम्युनिकेशन को संभाल के रखिए और उस कम्युनिकेशन का उपयोग कीजिए कोर्ट को यह बताने में कि आप क्यों बेरोजगार हुए हैं। पर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको जरूर रोजगार तलाशना चाहिए, नौकरी ढूंढनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं और कोर्ट कम भी मेंटेनेंस लगाता है, तो भी आपके करियर को जो नुकसान होगा वो उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं होगी। ये बात मैं अक्सर मीटिंग में कहता हूँ, आज मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कुछ लोग बार जुड़ रहे हैं जो बाहर से हैं। तो मैं यह बात रिपीट करना चाहूँगा कि बहुत से लोग मुकदमों की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो लड़की को मेंटेनेंस हमें कम देनी पड़ेगी। बिल्कुल हो सकता है आपको लड़की को मेंटेनेंस कम देनी पड़े, पर आपके करियर को जो क्षति होगी वो कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी उसकी। अगर एक आदमी साल 2 साल 3 साल नौकरी नहीं करता है, तो उस समय की जो आय है वो जिंदगी भर कभी अर्जित नहीं कर पाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और लड़की को 3,000 रुपये या 5,000 रुपये भी मेंटेनेंस देता हूँ, तो मेरी जेब में 5,000 रुपया अपने खर्चे के लिए बचते हैं। अगर मैं 0 रुपया कमाता हूँ और लड़की को 1,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, तो वो मैं अपनी सेविंग में से 1,000 रुपया निकाल के देता हूँ, यानी मेरा नेट लॉस, और इसके अलावा मेरे अपने खर्चे भी हैं। तो नेट लॉस जो है, मैं अपनी सेविंग में से अगर 5,000 रुपये मेरा खर्चा, तो 6,000 रुपये निकाल रहा हूँ नौकरी ना करने की वजह से, अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से, जिससे कि मेरी जो सेविंग है वो खत्म होती जा रही है। अगर 2-3-4 साल इस तरह से निकालोगे, हर एक आदमी की सेविंग की एक सीमा होती है, किसी की 2 साल में खाली हो जाएगी, किसी की 6 महीने में और किसी की 6 साल में। पर एक बाल्टी में अगर एक छेद हो जाए नीचे और ऊपर पानी भरता रहे, तो वो बाल्टी शायद खाली ना हो, वरना अगर ऊपर से पानी भरना बंद हो जाएगा तो वो बाल्टी किसी ना किसी दिन खाली हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी के साथ ये मिस्टेक कभी ना करें, ये गलती कभी ना करें। कभी भी नौकरी अपने आप ना छोड़ें इन मुकदमों के चलते। यह मैं पहले हर मीटिंग में कहता हूँ, अक्सर हर मीटिंग में मुझे ये कहना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, और मैं यह चाह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने अपनी नौकरी जानबूझ के छोड़ी है या नौकरी केसों की वजह से नहीं कर रहे हो, तो यह गलती ना करें। सोनू दे का सवाल है, सर क्या एनी जेंडर बायस लॉज में एससी में अपील किया जा सकता है और एनी फर्दर अमेंडमेंट्स? जैसे कि एडल्ट्री के केस में एचसी में बीएल हुई थी एंड देन इट वाज नल एंड वॉइड। दे साहब, बहुत से कानूनों के बारे में
कुछ अलग अलग लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किए हैं। फिर भी अगर कोई अच्छा ग्राउंड है तो लोगों को मिलकर PIL लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तभी इन कानूनों में बदलाव हो सकता है। और अगर आपने पीछे कुछ समय से गौर किया हो, अवनीश कुमार जजमेंट, उसके बाद राजेश शर्मा जजमेंट, दोनों ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट किसी और केस में लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में सुशील शर्मा में खुद ये हेल्ड किया था कि 498 का दुरुपयोग लीगल टेररिज्म को जन्म दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का कोई नुकसान है, पर बिना पूरी तैयारी के जाने से शायद नुकसान ज़्यादा है। अगर वैलिड ग्राउंड्स कहीं बनते हैं, कहीं मिसयूज है, तो बिल्कुल हमें जाना चाहिए, PIL लगाने का प्रयास करना चाहिए। सुमित प्रताप सिंह जी ने अपने FIR के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कि उनके ऊपर 377 लगा है, पर और साथ ही लिखा है कि उनके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि इस 3 महीने पुरानी है, और उसमें उन्होंने लड़की से पूछा था कि उसे क्या समस्या है। तो लड़की ने सिर्फ एक बार पिटाई का जिक्र किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इसका बेनिफिट उन्हें हो सकता है? इसका बेनिफिट उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन में जरूर हो सकता है। पर सुमित जी, मैं आपको कहूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को आप ओरिजिनल डिवाइस पर संभाल के रखें। जब भी यूज करें 65B के सर्टिफिकेट, 65B के सर्टिफिकेट के साथ यूज करें, और आपको जरूर इसका बेनिफिट मिल सकता है। पर एक चीज ये देखने की बात ये है कि इसमें 377 की घटना जिसका जिक्र है, वो क्या इन 3 महीने से पहले की डेट है या इन 3 महीने के दौरान की डेट है? कहीं ऐसा ना हो कि वो इसको एक्सप्लेन कर पाए कि जी 377 की घटना जो हुई थी वो इस 3 महीने के दौरान की थी। और दूसरी बात, जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करना चाहें तो यह साबित होना चाहिए कि यह रिकॉर्डिंग अमुक अमुक तारीख की है। बहुत सी बार हम रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल मीडिया पे नहीं होती। अंबर अंबर जी का सवाल है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम। अंबर जी का सवाल है कि चांसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम 498 ड्यूरिंग चार्ज फ्रेमिंग बेस्ड ऑन कॉल रिकॉर्डिंग्स विद वाइफ वेयर शी इज एक्सेप्टेड दैट 498 वाज फाइल्ड बाय मिस्टेक एंड अंडर प्रेशर। नाउ अंबर, if that is the sole ground of discharge, then I don't think that discharge can happen even about parents, because in discharge under 239 CRPC only the material available on the charge sheet is seen and no further document can be added from the accused side. I hope the answer is clear. If you have any questions further, you can detail. I'll try to answer that as well. मैं इस बात को हिंदी में भी बता देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें बीवी मान रही है कि 498 मिस्टेक है, गलती है और अंडर प्रेशर फाइल किया गया है। क्या इस रिकॉर्डिंग का उन्हें चार्ज फ्रेमिंग के समय फायदा मिलेगा? नहीं, उसका फायदा उन्हें चार्ज फ्रेमिंग के समय नहीं मिलेगा। डिस्चार्ज के समय डिस्चार्ज सिर्फ तभी हो सकता है जब चार्जशीट के अंदर जो भी चीजें प्रस्तुत हैं उसके बेसिस पे चार्ज फ्रेम ना हो पाए। चार्ज फ्रेमिंग के समय एक्यूज्ड की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सबूत कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। विशाल जी ने कुछ और आगे लिखा है, पर यह स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है। जब पूरी हो जाएगी तो मैं इस सवाल को दोबारा से लूंगा। विरल पारेख साहब का सवाल है कि उनकी बीवी ने 2011 में DV और 498 फाइल किया था, और 2020 में जब यह केसेस क्रॉस पर आए तो उन्होंने सेटलमेंट की बात की है। वो 10 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए अपने बच्चे की मेंटेनेंस के लिए मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? विरल साहब, क्या आपको सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इस बात का जवाब आपको स्वयं देना पड़ेगा। क्या
आपको सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और 9 साल के बाद 10 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपया पर मंथ, मेरे को तो ये बहुत बड़ी फिगर लगती है। फिर भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर जानते हैं। अगर आपकी खुद की आमदनी करोड़ों रुपए में है तो 10 लाख रुपए कुछ नहीं है, पर अगर आपकी आमदनी नहीं है इतनी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही हाई अमाउंट है। योगेश मिश्रा जी का सवाल है कि मेरे रिलेटिव 376 डी में 20 फरवरी से जेल में है, क्या उन्हें रेगुलर बेल मिल सकती है? 20 फरवरी 2020 से अगर 376 डी जो है गैंग रेप का मसला है योगेश जी, और ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इसमें चार्जशीट से पहले बेल मिलने की संभावनाएं बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल है। कोविड-19 को यूज करते हुए आप एक बार बेल अप्लाई करके देख लें। अगर आपके यहाँ कोर्ट काम कर रहा है, हाई कोर्ट सीधा इस बेल को एंटरटेन नहीं करेगा, और मुझे इसमें बेल मिलने की संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। स्वप्ना जोशी जी का कुछ सवाल है, सवाल क्लियर नहीं है तो मैं इसका भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कृष अग्रवाल साहब का सवाल है, हाउ टू विन इंटरिम मेंटेनेंस केस अंडर सीआरपीसी 125 अगेंस्ट माय वाइफ, और जो कि उन्होंने 10 महीने शी फाइल्ड आफ्टर 10 months ऑफ सेपरेशन, which are the necessary expenses that can be deducted from my income? Krish, where is your case? Please mention and then I'll answer it. If the case is in Delhi, Punjab and Haryana, then you have to submit a detailed affidavit of income, which he also has to submit, and without looking at that affidavit, nothing can be said. अतुल श्रीवास्तव जी का फिर से सवाल है कि what are the grounds to get set aside in ex parte order of 125, and I have told you once and I am telling you again that the only reason any ex parte order can be set aside is that the respondent had no knowledge about that particular case. Had the respondent been in knowledge and did not appear in ex parte order in the proceedings, then ex parte cannot be set aside, and that is the only ground for setting aside of ex parte. कृष अग्रवाल जी ने फिर पूछा है, इज रेंट नेसेसरी एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस ऑफ सेल्फ एंड पेरेंट्स? यस, दीज आर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, एंड if your parents does not have any income, then they are your responsibility, and the maintenance for them would be accommodated by the court, whether they are staying with you or they are not staying with you. विरल पारक साहब का, जो कि जिनका पहले सवाल था 10 लाख रुपया एक मुश्त सेटलमेंट की बात हो रही थी, उन्होंने थोड़ी सी डिटेल और दी है। पर ये सवाल मुझे क्लियर नहीं है विरल साहब, आपको थोड़ी सी डिटेल कंसाइज मैनर में, कोहेरेंट मैनर में लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा। हरीश जी धन्यवाद, आपसे मिले हुए, अगर आप सीए हरीश जी हैं तो आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है। मनीष मिगलानी जी का सवाल है कि मेरे 125 केस में एड इंटरिम 10,000 रुपये हुआ है फरवरी 2020 से, अभी तक मैंने दिया नहीं है, अब लॉकडाउन में मैं 127 में एप्लीकेशन दे सकता हूं? मनीष जी, लॉकडाउन में दिल्ली के अंदर कम से कम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी में कोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इस समय कोई भी एप्लीकेशन नहीं लग सकती है। ये एप्लीकेशन लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही लगेगी। एक मित्र हैं जिनका अकाउंट है गेम अकाउंट, इन्होंने कुछ लिखा है कि मेरी बीवी मेरे साथ सिर्फ 8 ये दिन थे या महीने, मुझे नहीं लिख पता, रही,
और उसके बाद उसने मेरे ऊपर DV 498 फाइल किया है। अब 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल शादी को हो गए हैं और 2 साल से ये सब केस चल रहे हैं। सवाल क्या है? नीरज जी का सवाल है, क्या कोर्ट रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है जो घर मदर के नाम पर है और मैं रेंट पे रहता हूँ, बीवी मेरे साथ 2 साल से नहीं रह रही है, क्या कोर्ट मुझे उसके लिए रेंट देने का आदेश दे सकता है? नीरज जी, अगर मकान आपकी मदर के नाम पे है तो उसमें राइट ऑफ रेजिडेंस औरत को नहीं दिया जा सकता, आपकी बीवी को नहीं दिया जा सकता। 2 साल से वह लगभग आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल है कि कोर्ट उसे इंटरिम की स्टेज पे रेंट भी अवार्ड करे, पर फाइनल स्टेज पे आफ्टर आर्ग्यूमेंट शायद रेंट उसे मिल सकता है। पर अभी आप इसी तरीके से अपना केस लड़िए और ये मानकर चलिए कि अगर आप ढंग से लड़ते हैं तो उसे कोई राइट ऑफ रेजिडेंस या रेंटल नहीं देना पड़ेगा आपको। शायद मैं कुछ बीच में चैट मिस कर गया हूँ। काफ़ी तेज़ी से आप सवाल लिख रहे हैं, धन्यवाद। पर आई एम वेरी सॉरी, मैं इतनी तेज़ी से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बट हो सकता है हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करें कल फिर से, या हम जल्दी जल्दी इस लॉकडाउन में और मीटिंग्स करें जिनमें मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊँ। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि आपके सवाल एक के बाद एक आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों के सवाल 3 या 4 मैसेजेस में आ रहे हैं और उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप बाकी सवालों के जवाब सुनिए। अगर आपका सवाल ऑलरेडी आंसर हो चुका है तो कृपया वो सवाल ना पूछें, ताकि अधिक से अधिक लोग अलग-अलग तरह के सवाल पूछ पाएँ और सबका बेनिफिट उसी में है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 125 एक्स पार्टी को लेके सेम सवाल किसी और ने भी पूछा है, उसका जवाब भी वही रहेगा जो मैं पहले दे चुका हूँ। श्याम शर्मा जी का सवाल है कि मेरी बीवी मुझे दिसंबर 2017 में छोड़ के चली गई थी, वेल एजुकेटेड है, वापस नहीं आ रही है, वाइफ ने 125 मेंटेनेंस 2018 में फाइल किया है, मेडिएशन फेल हो गई है, क्या मुझे RCR फाइल करना चाहिए? कोई और केस नहीं है। श्याम शर्मा जी, मैं आपको कतई इसमें सेक्शन 9 RCR फाइल करने की एडवाइस नहीं दूंगा। आपकी बीवी ने 2018 नवंबर में मेंटेनेंस का केस 125 फाइल किया और कोई केस नहीं है, मेडिएशन फेल हो गई है। आपको इस केस को ढंग से लड़ना चाहिए, और अगर उसने 2018 नवंबर में 125 फाइल किया है तो मेरे ख्याल से अब उसके पास अधिक ग्राउंड्स नहीं है कोई और केस फाइल करने के। अगर वो 498 या DV फाइल करती भी है तो वो मेयर रिपीटिशन होगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई केस फाइल करना ही है तो आपको डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। इतनी बिलेटेड स्टेज पे सेक्शन 9 RCR फाइल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो मैं किसी को भी सेक्शन 9 RCR फाइल करने की सलाह नहीं देता हूँ। मेरी वेबसाइट पे इसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल है, कृपया उसे पढ़ें। कृष अग्रवाल साहब ने एक और सवाल किया है, कैन एविडेंस बी फाइल्ड विद रिप्लाई? Is it necessary to file the production of document application? Is income affidavit mandatory to file in Delhi? Plus both parties have to file the same. So Krish Agarwal, yes, in Delhi, Kusum Sharma judgment is enforceable judgment, and income affidavit, income assets and expenses affidavit has to be filed. And can evidence be filed with the reply petition? Yes, you can attach evidences with reply petition. Murli Krishna has a question, and the question is, my wife filed DVC
after 11 years under section 19 and 20, I got divorced in 2018. What consequences to face? I stopped maintenance under 125 since I was convicted under 498A. So Murli, were you when you say that you were convicted, were you enlarged on bail again, or you had to undergo imprisonment? So because if you paid stopped paying maintenance if because of imprisonment, then it is fine. Otherwise, she can still bring execution in 125 against you. Neeraj Bahal has a question. Hello, sir. How is DV ascertained by court before granting interim maintenance? Uh, Neeraj, court does not ascertain whether there is a DV or not, or in fact, domestic violence has taken place or not taken place before granting any maintenance. Uh, the interim maintenance is granted solely on the basis of whether there has been an affidavit supporting the incidents. If there is an affidavit supporting the incidents, the court will grant interim maintenance. But that is not the only ground. The court will also see what income you have, what income she has, and various other points. अगेन मैं जैसे ही नीचे किया मेरे बहुत सारे सवाल निकल गए. आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम thankful that so many people are joining and asking their questions. I'll try to answer all the questions in, and I'm sure that I'll have to do many sessions like this. Please keep following this channel. I'll try to answer all the questions one by one, and please be patient. नवनीत सिंह राजपूत हैज आस्क्ड, सर वाइफ ने 498 और 406 केस फाइल किया है सवाई माधोपुर राजस्थान में. उसके अगेंस्ट में हम महिला थाने में गए जहां मीटिंग के बाद हमें 14(1) का नोटिस दिया गया. अब आगे क्या स्टेप हमें करने हैं प्लीज. नवनीत सिंह राजपूत जी, ये 14A का नोटिस नहीं, ये 41A यानी 41A का नोटिस होगा, जिसमें कि पुलिस 498 406 में ये रेगुलरली कर रही है. अब जैसा कि मैं इस मीटिंग में एक सवाल के जवाब में पहले भी बता चुका हूं कि 498 406 में अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती. अधिकतर समय पुलिस 41A का नोटिस जो है एक्यूज्ड को देती है, जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर पाए. अगर वह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है तो उसे अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है. इस केस में अब आप इंतजार करें चार्जशीट का, और डिटेल्ड प्रोसीजर जो है 498A का वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे पढ़ लीजिए. स्टेप बाय स्टेप 498 में क्या क्या चीजें कब कब होंगी उसके बारे में पूरी सूचना वहां पे दी गई है. उमेश श्रीवास्तव जी का सवाल है, वाइफ गॉट मेंटेनेंस 5000 इन डीवी, शी वांट्स इन एचएम में 24(2), कैन शी गेट मल्टीपल मेंटेनेंस. उमेश श्रीवास्तव जी, क्या बीवी को मल्टीपल मेंटेनेंस मिल सकती है? अभी तक अधिकतर हाई कोर्ट्स ने यह हेल्ड किया था कि मल्टीपल मेंटेनेंस नहीं मिल सकती है, पर फिर भी कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे मल्टीपल मेंटेनेंस ग्रांट की गई. बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक केस अभी आया पिछले साल, कुछ ही समय पहले, रादर पिछले साल भी नहीं, शायद इसी साल, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि डोमेस्टिक वायलेंस में लड़की रिलीफ ले सकती है 125 के साथ साथ. यानी 125 में अगर उसे मेंटेनेंस मिल रही है तो बीवी के अंदर भी उसे विभिन्न रिलीफ दिए जा सकते हैं. इसके खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एंटरटेन करने से मना कर दिया. तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो अधिकतर जगहों पर अब मल्टीपल मेंटेनेंस मिल सकती है. इसलिए आपको HMA 24 को ढंग से लड़ना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए, ताकि उसे कोई और मेंटेनेंस ग्रांट ना हो. और साथ ही साथ डीवी केस का आदेश जो है 5000 रुपए का, ये HMA 24 में जवाब के साथ आपको लगाना चाहिए. योगेश मिश्रा जी का एक सजेशन है, और ये सजेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ. माई सजेशन टू ऑल लाइव पार्टिसिपेंट, राइट योर क्वेश्चन इन वन गो in precise and clear detail so that I can answer after it in the first reading and save time for the others. And it is a very good suggestion. Yes, I know everybody wants their
questions to be replied in the very first instance. It is not possible. Please remain patient. I'll have live sessions again and again till lockdown continues. Please be patient. नवनीत जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। ये जो सवाल है आपका रेपिटेशन है। अगेन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके सवाल का जवाब देर से आया होगा, आपने दोबारा लिखा होगा, पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सबके सवालों के जवाब दूं जब तक समय है। आज का समय 6 बजे तक है, पर हम कल डेफिनेटली एक और सेशन करेंगे, जिसके बारे में आज ही मैं सूचना आप सबको दे दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। अमृत भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच for all the good words which you have said. सुमुख एच का सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि HMA 26 के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान आई एम सॉरी, टेलीफोनिक एक्सेस बच्चों का मिले, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? दोस्त, इसमें आप कोर्ट के माध्यम से तो अभी लॉकडाउन की स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये स्थिति पहली बार आई है। ऐसा पहले जिंदगी में, मेरी जिंदगी में नहीं हुआ, और मेरे को उम्मीद है कि अधिकतर कोर्टों की जिंदगी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कर्फ्यू जैसी स्थितियां जरूर हुई होंगी, पर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ होगा। मैंने इसमें कुछ लोगों को सजेशन दिया है कि अपने वकील साहब को बोलिए कि दूसरे वकील साहब से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको टेलीफोनिक एक्सेस बच्चों का दिलाया जाए लॉकडाउन की स्थिति में। और अगर दोनों वकील साहब बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे तो उम्मीद है आपको मिल जाए। अगर आपको मिलता है तो इस चैनल पे औरों को भी बताइएगा, वो भी इसका प्रयोग कर सके। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स हमें लेने पड़ेंगे ऐसी स्थितियों में। अरमान खान का सवाल है कि उनकी बीवी ने दिल्ली के अंदर 498 406 का मुकदमा दायर किया है और अब वो वापस आना चाहती है, क्या करना चाहिए? जब तक ये मुकदमे चल रहे हैं, मैं ऐसी स्थिति में आप अपनी बीवी को लेके ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। और इसके बाद भी क्या आपको अपनी बीवी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, मुझे आप पहले ये निश्चित करें कि क्या वो जेन्युइनली रिपेंट कर रही है 498 406 दाखिल करना। अगर वो नहीं कर रही है तो ऐसी औरत को वापस घर में नहीं लाना चाहिए किसी भी हालत में। प्रदीप गोयल जी का सवाल है कि बीवी 2012 अगस्त में घर छोड़कर चली गई थी, जुलाई 2014 में उसने डीवी केस फाइल किया, क्या ये केस वैलिड है? अनफॉर्चुनेटली पर प्रदीप गोयल जी, ये केस बिल्कुल वैलिड है और आपको लड़ना ही पड़ेगा। कृष अग्रवाल जी का जवाब आया, देयर इज अ 200 कैरेक्टर लिमिट, दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू आस्क ऑल द क्वेश्चन इन वन कमेंट। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल प्लीज ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। अभिजीत जी का सवाल है that we agreed for a settlement with wife for 50 lakh rupees, 20 lakhs paid till now to withdraw DV and bail cancellation. Please suggest how can I ensure criminal cases disposed before divorce? सॉरी, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और किताबें कुछ खिड़कियों पे पड़ी थी तो वो उठाने लगा था मैं इसीलिए गया था। अभिजीत जी, ये डिपेंड करता है आपका केस कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, which high court governs your case, because in Delhi and Punjab and Haryana high courts they don't quash criminal cases under 498 or 406 before divorce is granted, so you may have to wait. But then there are instances where Allahabad High Court has disposed of the cases or quashed the 498A case even before divorce is granted. So please mention where your case is and
Please check with the lawyers there whether the criminal case can be quashed before second motion. देयर इज अ यूजर छपाती गेमर, उन्होंने एक सवाल किया है, क्या वाइफ की कॉल डिटेल से उसके एडल्ट्री की ग्राउंड्स पर डिवोर्स ले सकता हूं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं सर। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को कोर्टों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है एडल्ट्री का पता करने के लिए। हालांकि इसमें आप सब यह जरूर ध्यान रखिए कि कॉल डिटेल्स किसी की भी निकालना या निकलवाना अपने आप में एक अवैध कृत्य है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर आपने कहीं से निकलवाई भी है तो कृपया उसका प्रयोग ना करें कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएं और कॉल डिटेल्स कोर्ट में ही मंगाएं, कोर्ट के माध्यम से मंगाएं, या किसी क्रिमिनल केस में जो आपके ऊपर फाइल हुआ है उसके अंदर आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। इल्लीगल काम खुद ना करें, ऐसा ना हो कि इन केसों में सजा ना हो पर उस इल्लीगल काम की वजह से सजा हो जाए। यूवी तक आपके 2-3 सवाल मैं देख चुका हूं, बट मुझे देखिए, अगर मैं इनके सवालों को ब्रीफली बता देता हूं सबकी जानकारी के लिए। इनकी बीवी, इन्होंने 6 महीने पहले क्रूएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल किया था। इसके बाद इनकी बीवी ने 125 और सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट की है। इनका एक 9 साल का बच्चा है, इनके पास नौकरी नहीं है। पर इनका सवाल अभी भी समझ में नहीं आया है। आपको जो आपके खिलाफ केसेस हैं वो लड़ने पड़ेंगे, आप ना लड़ें ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास जॉब है या नहीं है, कोर्ट लार्जली इस मुद्दे से कोई कंसर्न नहीं है। कोर्ट इस बात से कंसर्न है कि उसके खिलाफ किन केसों में क्या उसे निर्णय करना है और उसके लिए क्या साक्ष्य उसके पास उपलब्ध है। सुनील रावत जी का सवाल है, 498 का केस किया है, पुलिस चार्जशीट फाइल कर रही है और फोन करके सिस्टर और उसकी फैमिली को भी चार्जशीट में डालना है या नहीं पूछ रही है। सिस्टर्स मैरिड है, क्या करना चाहिए? सुनील जी, आपने 498 किया है जो आपसे पूछ रही है? वैसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर मैरिड सिस्टर्स का नाम चार्जशीट में जनरली नहीं आता है। मुझे नहीं पता आपका केस कहाँ है, इसलिए ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने शहर का नाम लिखिए। अगर ये केस पंजाब और हरियाणा में है तो इसमें तो वैसे भी मैरिड सिस्टर्स का नाम चार्जशीट में नहीं आएगा। प्रदीप गोयल जी का सवाल है कि उनकी बीवी ने 2014 में डीवी फाइल किया, 2018 में 125 सीआरपीसी फाइल किया है। बीवी काम कर रही है और डीवी में चाइल्ड को 12,000 रुपए मेंटेनेंस मिली है। क्या सीआरपीसी 125 का केस क्वैश हो सकता है? नहीं, सीआरपीसी 125 का केस क्वैश नहीं हो सकता है। आपको वो केस भी लड़ना पड़ेगा और दूसरा केस डीवी का केस भी लड़ना पड़ेगा। इन दोनों केसेस को ही लड़के बहुत हद तक उम्मीद यही है कि मेंटेनेंस एक ही जगह मिलेगी, दोनों जगह नहीं मिलेगी। अरमान खान, जिन्होंने पहले सवाल किया था कि उनकी बीवी ने 498 406 का केस किया है और अब वो वापस आना चाहती हैं, मैं आगे मैसेज किया है कि उनकी बीवी यह लिख के देने को तैयार है कि उसने झूठा केस किया है और उसमें राजीनामा बनेगा, उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। अगर वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे और राजीनामा बनेगा उसमें नहीं लिखेंगे, ऐसा होगा और बाकी जगह स्टेटमेंट देगी, तो ऐसी तो बात कतई ठीक नहीं है। जो भी स्टेटमेंट है दोनों जगह एक सी होनी चाहिए, तभी उसकी फोर्सेबल वैल्यू है। और ऐसी स्टेटमेंट्स में भी जनरली लड़कियां मुकर जाती हैं, ये कहती हैं बाद में कि मैंने अपना घर परिवार बचाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। आप बड़ा ही सोच समझ के बीवी को वापस लाइएगा। Shiva Kumar has a question and he says that false 498 filed by my brother-in-law
they are ready to settle for payment and they are filing mutual consent divorce with alimony. Now how to close 498? Shiva, unless the case is in the states of Andhra Pradesh and Telangana, the only way is to go to High Court for quashing of this case of 498 case. Charanjit Singh has a question. Can maintenance be granted in all three provisions? That is 125, HMA 24 and DV. Which one has to be paid? Chiranjit Singh, unless the court has stated that maintenance of one provision can be offset by any other provision, then all maintenances has to be paid. That is very unfortunate, but yes, that is the only way to see to it, and that is why it is always said that you have to fight all cases, even when the maintenance was to be granted only in one provision or the higher one was to be given. I think the questions are not stopping, but time is running out, and after 1 hour, the YouTube live will go off. So I am bidding adieu. आप सबके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अभी बैंक से बात करके कल की मीटिंग का समय जो है आप सबको बता दूंगा, और हम कल एक नया लाइव सेशन करेंगे. जिन लोगों के सवाल आज आंसर नहीं हुए हैं, मैं चाहूंगा कि कल वो सुबह दोबारा जुड़ें और मैं उनके सवालों के आंसर्स कर पाऊं. इसके अलावा बहुत से सवाल रिपीटेड आते हैं और अधिकतर के लिए आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं. कुछ YouTube वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर भी हैं, कृपया उनका प्रयोग करें. और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आप हमारे सेशन से जुड़ना चाहते हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी. धन्यवाद.